दोस्तों, सावन के महीने में बारिश का आना तो एक आम बात है, लेकिन कभी कभार ये बारिश किसी ऐसे वक्त पर भी बरसने लगती है जब हमें अपने जरूरी काम से कहीं बाहर जाना हो। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूँ। वैसे तो राजस्थान के अंदर कई सारी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक किस्सा है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। रात का समय हो चला था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ पलों के बाद ही आंधी आने वाली है। आसमान का रंग पीला पड़ चुका था और ये बात साफ जाहिर कर रही थी कि आंधी का आगमन बस कुछ ही पलों में होने वाला है। जब मैं घर से निकला था तब मौसम एकदम साफ था। सूरज की धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे तैसे शाम ही तो वैसे वैसे मौसम ने अपने आप में तब्दीली दिखाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं मेवाती हाईवे से गुजर रहा था, एक ऐसा हाईवे जिसके ऊपर से गुजरने का मतलब लोगों के कहे गए अनसुनी बातों को याद करके अपने आप को दहशत में डालना। इससे पहले कि मैं थोड़ी दूर आगे पहुंचता कि मेरे पांव के अंदर एक कांटा चुभ गया और उस कांटे को निकालने के लिए मैं नीचे झुका तो उससे पहले ही मुझे एहसास हुआ कि हल्की हल्की बूंदाबांदी अब आरंभ हो चुकी है और साथ ही मेरी मुसीबतों ने भी बढ़ावा दे दिया है। दरअसल मैं अपने घर से करीब 7 किलोमीटर दूर आ चुका था। क्योंकि उस समय मेरे पास कोई बाइक नहीं थी तो मजबूरन मुझे पैदल ही मेरे घर की तरफ चलना पड़ता। मेरे मौसी का घर मेरे घर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर था। उस समय मेरी मम्मी ने बताया कि मौसी के पास कुछ ऐसा जरूरी सामान था जो मुझे आज के आज अपने घर पर लेकर पहुंचना था, जिस वजह से मम्मी के कहे अनुसार मैं मौसी के घर की तरफ तो चल पड़ा। मुझे भी इस बारे में ज्ञात नहीं था कि ऐसा कौन सा सामान है जिसकी वजह से रात के होने के बावजूद भी मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया। खैर, अब हो भी क्या सकता था, तो मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम और आगे पटकने के बाद बारिश ने अपना बिखरा रूप धारण करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब मोटी मोटी बूंदों के रूप में बदल चुकी थी। बारिश जोरों से होने लगी, लेकिन मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया और मुझे अपने पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखी। मैंने गाड़ी के सामने हाथ दिखाया और अच्छी बात तो ये थी कि उस ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी रोक ली। मैंने उसे पूरी बात बताई कि मुझे कुशलपुर जाना है, जो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे है। तभी उस आदमी ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। हालांकि वो शख्स दिखने में बड़ा ही अजीब था। पहले तो मैंने उस आदमी से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और बाद में जब मैं उससे बतलाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैं बार बार उस शख्स से बात करने की कोशिश में था, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऊपर से गाड़ी की स्पीड भी बहुत स्लो थी। एक ऐसी जगह रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था और चारों तरफ पेड़ तो नजर आ रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और वो नीचे उतर गया। उसने मुझे गाड़ी में ही बैठने को कहा। मुझे लगा कि शायद ये आदमी टॉयलेट करने गया होगा। अब 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो आदमी अभी भी गाड़ी के पास नहीं पहुंचा। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थी, पर वो इतना इंतजार करने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। फिर थक हार कर मैं भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उस ड्राइवर को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन उसके बाद मेरी नजर गाड़ी के ऊपर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मानो मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई हो। दरअसल इस बार मैंने देखा कि जो शख्स मुझे गाड़ी के ऊपर नजर आया ये उसी गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन इस आदमी का पूरा हुलिया क्यों बदल गया। इसके तो कपड़े फटे पुराने लग रहे थे। पता नहीं ये अजीब हादसा कैसे हुआ, लेकिन उसी समय मेरी नजर एक बार फिर चलती हुई आग पर पड़ी तो मैंने देखा कि इस वक्त मैं शमशान घाट में था और इस जगह से मैं वाकिफ नहीं था, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद अपने मौसी के घर लौट रहा था और दूसरी तरफ रात होते ही यूं शमशान घाट में पहुंच जाना मेरे लिए एक बहुत डरावना था। काफी देर तक मैं इस बात को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा कि अंततः मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा और उस ड्राइवर ने अपना हुलिया बदलकर गाड़ी के ऊपर कैसे बैठ गया। तभी मैं उसे आवाज देते हुए बोला, देखिए भाई साहब, मुझे बहुत जल्दी अपनी मौसी के घर पहुंचना है और फिर सुबह होने से पहले घर भी लौटना है। आप कृपया करके नीचे उतर जाएं और मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दें।
मैंने इतना कहकर कोई गुनाह नहीं किया था। तभी मेरे पीछे से एक जोर का धक्का लगा, जिस कारण मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो मैंने पाया कि इस रेतीले स्थान पर मुझे अपने पीछे वही आदमी दिखा जो गाड़ी चला रहा था। लेकिन गाड़ी की छत पर कौन बैठा था, यही सब देखने के लिए जब मैंने एक बार फिर उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें एकदम से अटकने लगी। वो आदमी एक शैतान था, जिसके मुंह से एक चोंच जैसी कुछ बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई जानवर शैतान हो। और इतने में ही वो हवा में उड़ने लगा। उसे हवा में ही उड़ता देख मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खटखटाने लगा। आखिर ये क्या था, मैं कहाँ हूँ? मैं इन सब चीजों से अनजान था। मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छे से ज्ञात थी, और वो ये थी कि ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि एक हॉन्टेड जगह है जो मेरे ऊपर कहर बरपा रही थी। उसके बाद से मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया तो मैं मनचाहे स्थान की तरफ भागने लगा, क्योंकि भागने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। और यूं ही भागते भागते मैं एक तारों से बनी दीवार के पास पहुंचा। जब मैंने उस तार से बनी दीवार को हाथ लगाया तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके अंदर करंट लगा था। और कोई भी इंसान इतना निकम्मा कैसे हो सकता है कि वो पूरे के पूरे तारों में ही करंट लगा दे। झटका खाने के बाद मैं पीछे तो हट गया, लेकिन बाद में मेरी नजर उसी आग पर दोबारा पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वहां से नारियल की सुगंध आ रही थी। यानी कि एक शमशान घाट है, और सफेद कलर की वो गाड़ी अब शमशान घाट तक पहुंच गई थी। ये शमशान घाट मुझसे छुपा हुआ था, क्योंकि आज से पहले मैं इस जगह पर कभी भी नहीं पहुंचा, और यहाँ से निकलना भी मेरे लिए लगभग मुश्किल लग रहा था, क्योंकि एक तो मैं यहाँ कोई रास्ता नहीं जानता था, और दूसरी तरफ जिधर भी मैं जाने की हिमाकत करता तो मुझे करंट से सामना करना पड़ता। सच में मैं बुरी तरह से फंस चुका था, और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता बचा था, और वो था वही सफेद गाड़ी वाला ड्राइवर, क्योंकि वही मुझे इस स्थान पर लेकर पहुंचा था। इतने में मुझे किसी पक्षी के फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो रात होने के बावजूद भी कोई पक्षी इधर से उधर हवा को चीरते हुए उड़ रहा हो। उस समय चांद की हल्की हल्की रोशनी पूरे शमशान घाट पर छाई हुई थी, लेकिन उस रोशनी में भी मैं उस पक्षी को नहीं देख पाया जो मेरे ऊपर काफी देर से अपनी आवाज छोड़ रहा था। फिर जो हुआ उसकी मैंने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ धड़ था जिसका एक कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था। फिर मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी, और इस आवाज ने मेरे रंगों में दौड़ते हुए खून को एकदम से जमा दिया। और इस बार सुनाई देने वाली ये आवाज किसी आदमी की नहीं, बल्कि किसी भयानक औरत की थी। आवाज को सुनते ही मैं एक पल के खातिर चारों ओर घूम गया, लेकिन इस भयानक शमशान घाट के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उस कटे हुए धड़ को देखकर मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी ताकि मैं यहाँ से भाग निकलूं, लेकिन जिसकी किस्मत में मौत ही मंजूर हो वो कब तक भाग सकता है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत तोड़ दी, और अब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। बस कुछ ही पल बचे हैं, और उसके बाद शायद मेरी कहानी अब खत्म होने वाली थी। यही सब सोचते हुए मैंने अपने पाँव को रोक लिया, और जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि अब वो गाड़ी खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी थी। और उस गाड़ी की ये दशा देखते ही मुझे ये साफ जाहिर हो गया कि असल में मैं एक पुरानी गाड़ी के अंदर बैठा था, जिसका इस दुनिया में अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जहां मेरी हिम्मत टूटी थी तो उसी बीच मुझे एक थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण भी नजर आने लगी, क्योंकि मुझे कोई घूमता हुआ दिखा जिसकी चहलकदमी मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं आवाज देते जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई साहब रुको, मेरे लिए रुक जाओ, मैं यहाँ बुरा फंस गया हूँ। अगर मैं कुछ दूर और यहाँ रुका तो फिर मेरी भी मौत पक्की है। उसके बाद मुझे किसी के चप्पल की आवाज भी सुनाई दी, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे लगा कि मैंने खुद ही अपनी मौत को अपनी तरफ आमंत्रित किया हो। ये उन्हीं शैतान की तरह एक भयानक और डरावना सा दिखने वाला जीव था, जिसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और लंबा चौड़ा शरीर था जो मेरी ओर बढ़ने लगा। उस आदमी की करतूत बड़ी अनोखी और अजीब थी। मेरे मन ही मन में भगवान का स्मरण चल रहा था। फिर अचानक से मैं बेहोश होकर
वहीं जमीन पर गिर गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरे द्वारा बेहोश होते ही मुझे अपनी बॉडी के ऊपर मुझे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। लेकिन बाद में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ था और 40 साल के दिखने वाले कुछ आदमी मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। और उसी समय मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज उन्होंने एक लाश को शमशान घाट में दफनाया था और वो लोग उसी को संभालने के लिए शमशान घाट में पहुंचे थे। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया और फिर मेरी मौसी का लड़का मेरी फिक्र करते हुए मुझे लेने भी आ गया। और दोस्तों, इस तरह मैं अपनी किस्मत के बलबूते और उन लोगों के साथ की वजह से मैं जिंदा बच गया। लेकिन मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने में पूरी तरह से नाकाम हो कि अंततः उस शमशान घाट में वो सफेद कलर की गाड़ी कैसे पहुंची और उस गाड़ी के अंदर वो शख्स कौन है जो शमशान घाट में उतर जाता है और लोगों की मौत का इंतजार करता है। ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी है एक दशक पहले की, यानी कि करीबन 2009 के उस वक्त मैंने एक नई गाड़ी परचेज की थी और गाड़ी को खरीदने के बाद घूमने का प्लान बनाया। इस बार मैं अपने दोस्त हरीश के साथ रवाना हुआ दिल्ली से शिमला का सफर करने के लिए। वैसे मैंने अपने 2-3 दोस्तों से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था तो हमने ही जाने का निश्चय किया। उन दोनों ठंड का माहौल था। अमूमन हर जगह सर्दी का होना एक आम बात थी। दिल्ली जैसे बड़े नगर से जब हम दोनों गाड़ी लेकर निकले थे तब हम सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे, क्योंकि मैं भगवान हनुमान जी को खुद का आदर्श मानता था। अब काफी दिनों की छुट्टियां मिली थी तो घूमने का शौक अब बेताबी से पूरा करने वाले थे। उसके बाद हम चल पड़े। हमें निकलते निकलते ही सुबह के तकरीबन 6:30 बजने को आए थे। जहां हमें 4 बजे निकलना था तो यूं ही बात करने में और कुछ काम करने में देरी हो गई थी। लगातार 6 घंटे तक मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा, लेकिन बाद में अब मेरी हालत कशमकश होने लगी। मेरा जी घुटने लगा, जिस वजह से मैंने हरीश को ड्राइव का न्योता दे दिया। हरीश ने मुझे ड्राइव करने से मना नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी काफी अच्छे से गाड़ी चलाना जानता था। धीमे धीमे अब वो समय भी आने लगा था जब ठंड अपने जोर पर थी और अब धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा, क्योंकि सर्दियों के इस मौसम में 6 से 7 के अंदर ही अंधेरा अपने चरम छाया के साथ दिन को काली रात में बदल देता है। रात में हरीश को ड्राइव करना कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हरीश अभी नया ड्राइवर है और इसे रात में गाड़ी का स्टीयरिंग देना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब हम एक लंबा सफर तय करने वाले हैं, तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं ही ड्राइव कर लूं। फिर मैंने हरीश को बगल वाली सीट पर बैठने को कहा। फिर हम एक ढाबा के पास रुके। शायद उस ढाबे का नाम था कुबेर का खजाना। खाना खाने के लिए जब हम उसके अंदर पहुंचे और हमने उससे सारी जानकारी पूछी तो उस ढाबे वाले ने कहा, वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये रास्ता आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इससे अच्छा यही होगा कि आप मैप के बजाय कोई और रास्ता देख लें जो आपके 23 किलोमीटर के सफर को काट सके। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला था, अरे भाई साहब, 23 किलोमीटर में ऐसा क्या है जो आप हमें बताने से डर रहे हैं? उस आदमी का चेहरा अचानक ही सफेद पड़ने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर यह सुनते ही एक मायूसी छाने लगी। उसके बदन में एक अजीब सा डर भरा हुआ था और फिर वो दबी आवाज में बोला, भाई साहब, उस चीज के बारे में चर्चा करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। और वैसे भी इतनी घनी रात को मैं आपको उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मगर हाँ, आप इतना जान सकते हैं, उसके बारे में बात करने पर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर वो असलियत में सामने आ जाए तो फिर मौत होना एक आम बात है। इस वक्त मेरे हाथ में एक गिलास था और वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इस वक्त मैं जोर जोर से हंसने लगा था। मगर मेरी इस हंसी पर वो ढाबे वाला बोला, भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी गांव जैसी बिरादरी में ना रहकर किसी बड़े घर के रहने वाले हैं। तो मैंने उसे बताया कि वो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। तब जाकर उस आदमी की गर्दन नीचे की तरफ झुक गई। मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बार फिर कुछ ऐसा बोला जो मेरी समझ से अपरिचित था। फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया और हम खाना खाने के बाद उस ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे कि उस आदमी ने कहा, भाई साहब, शहर के लोग अमूमन इस रोड पर आकर फंस जाते हैं, तो आप इस बार ध्यान दे सकते हैं।
लेकिन मैं ठहरा एक बिजनेसमैन कहाँ इन सब बातों को सीरियसली लेने वाला था। नजरअंदाज करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब हमारे लिए एक समस्या और बन गई थी। दरअसल हमें यहाँ से शिमला जाने वाले रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से हम लोग मैप में देखकर ही आगे बढ़ रहे थे। और यह मैप हमारे लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैप पे देखते ही देखते किसी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं और उसके बाद सही रास्ते को चुनना हमारे लिए मुश्किल होने लगता है। अब हम लोग उस घनघोर अंधेरे में एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां लाइट्स भी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही थी और ऊपर से ट्रैफिक भी ना के बराबर था। सुनसान पड़े इस सड़क के अगल बगल में मुझे लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे और इसी बीच हवा के एक तेज झोंके ने हमारी गाड़ी को धूल से ढक दिया और सामने का नजारा देखना तक अब बंद हो गया था। कुछ टाइम पहले हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी जो सफेद कलर की गाड़ी थी और हम लोग उसी को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे शिमला के एक रास्ते को लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जैसे उस धूल की आंधी ने हमारी गाड़ी को ढक दिया और रफ्तार भी कम हुई, तो वैसे ही वो सफेद गाड़ी बहुत आगे चली गई। वैसे तो अब तक हमारी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत धीमी हो चुकी थी, लेकिन जब हेडलाइट की रोशनी सपाट पड़ी सड़क पर दूर दूर तक गई तो वो गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। ऊपर से इस वीरान रास्ते में अब धीरे धीरे नेटवर्क की कमी देखने को मिली और अब ऐसा वक्त भी आ गया था जब फोन बिल्कुल भी नेटवर्क में नहीं था। नेट तो मानो बंद ही हो गया था, जिस वजह से अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। क्योंकि जब मैंने मैप पर रास्ते को देखने की कोशिश की तो मैं इस बार नाकाम रहा, क्योंकि नेटवर्क तो लगातार धीमा हो रहा था और इसी नेटवर्क के ना होने की वजह से अब मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से ये रास्ता दोनों तरफ से सन्नाटे और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था, तो थोड़ा बहुत भयभीत होना एक आम बात थी। और इसी बीच मेरी नजर उस रास्ते की दोनों तरफ से आने वाले कुछ जानवरों पर पड़ी। उन जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ना ही तो यह कोई कुत्ते हैं और ना ही कोई जानवर। गुस्से में होने की वजह से मेरा थोड़ा दिमाग खिसक गया और मैं उन जानवरों की तरफ पत्थर फेंकने लगा। ये सब हरकतें मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग ही खिसक गया। दरअसल मेरा बीपी हाई होने की वजह से मुझे जो चीज नजर आती है मैं वही करने लगता हूँ। अभी मैं पत्थर फेंक ही रहा था कि उनमें से एक जानवर ने बड़ी डरावनी आंखों के साथ मुझे देखने लगा। उस जानवर की एक भयानक करतूत से मेरे दिल में तहलका उठने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा जानवर है जिसकी आंखें किसी मोती की तरह चमक रही हो। और जब मैंने उसे इतने ज्यादा गुस्से में देखा तो मैं खुद 2 कदम पीछे हट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस जानवर की आंखें ही मेरे दिल में खौफ बनाने के लिए कायम थी। मगर इतना सब होने के बाद भी मैं ज्यों का त्यों गाड़ी के बाहर ही खड़ा रहा और फिर एक पत्थर आया जिसने मेरी गाड़ी के बगल वाले शीशे को चकनाचूर करके रख दिया था। और इस भयंकर करतूत को देखने के बाद तो मेरा गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगा और फिर वो जानवर तो वहां से निकल गए, लेकिन फिर धूल उड़ने लगी और आसमान में अचानक ही काले बादल मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक तूफान आने वाला है। सब कुछ एकदम बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच हरीश ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और इशारा पाते ही मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ गाड़ी के अंदर घुस गया। रात में कीड़ों के चीखने की आवाज और ऊपर से भयानक मौसम, पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। मेरी गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर मेरी तरफ चलता हुआ दिखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, मगर जैसे जैसे उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। वो करीबन 8.5 फुट का था और उस दायरे में शायद उसी राक्षस का राज था, क्योंकि जैसे वो मेरी गाड़ी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी मुंडी जो किसी इंसान से बहुत अलग थी। उसके सर के ऊपर 2 अजीब से सींग दिख रहे थे और एक नॉर्मल इंसान को डराने के लिए बस इतना ही काफी होता है। अब एक पल की खातिर तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, मगर अब मैं अपनी जगह से हिलडुल नहीं पा रहा था। लेकिन उस राक्षस को शायद यही मालूम था कि उसका खाना इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है, क्योंकि इस बार वो खिड़की के पास पहुंचा और टूटी फूटी कांच की खिड़की से अंदर देखते हुए एक अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। लेकिन अभी भी मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। मेरा पूरा बदन इस जोरदार ठंड में पसीना छोड़ रहा था। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि अब एक बार अपना हाथ भी हिला सकूं। पूरी ताकत मानो
शरीर से गायब हो गई थी। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि हारिस बेहोश होकर गाड़ी के डिवाइडर पर लेट गया और अब मैं अकेला ही उस राक्षस से लड़ने के लिए बचा था। लेकिन उस समय मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गाड़ी की चाबी घुमाकर तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहां से भगाने लगा। किस्मत भी आज मेरे साथ थी और सड़क एकदम सपाट थी, तो कोई जंगली जानवर भी नहीं था और मेरी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर मुझे लग रहा था कि शायद अब उस भयंकर राक्षस से मेरा पीछा छूट गया है। लेकिन दूसरी पल मेरी गाड़ी के ऊपर से मुझे काले काले हाथ दिखने लगे, बड़े बड़े नाखून और पंजे। इन सब को देखकर मुझे आसानी से पता लग गया कि ये वही राक्षस है और इस बार मैंने गाड़ी को एक जोरदार झटके के साथ वहीं रोक दिया। जब वो भयानक राक्षस गाड़ी से नीचे गिरा तो उसके हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी दिखाई दे रही थी और उसका पूरा मुंह अब खून से सना हुआ था। इतने में मेरी नजर हरीश पर पड़ी तो हरीश अभी भी एक गहरी नींद में या फिर यूं कहें कि एक बेहोशी हालत में पड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून बह रहा था। शायद उस राक्षस ने उसकी गर्दन में अपने नाखून धंसा दिए थे, मगर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी गर्दन के अंदर ज्यादा बड़े घाव नहीं थे, वो सिर्फ नॉर्मल थे, तो इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं था। फिर मैंने उस राक्षस को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे निकाल दी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने 23 किलोमीटर का सफर मात्र 17 मिनट में तय कर लिया, और वो भी एक ब्रेक के चलते जो बहुत ही स्पीड वाला था। जब हमारी गाड़ी उस खतरनाक एरिया से बाहर निकली तो पीछे से एक आवाज आई, आज तेरे भगवान ने तेरी किस्मत का बहुत साथ दिया है, वरना अब तक तेरी खोपड़ी मेरे हाथ में होती। मुझे नहीं पता उस दिन हम कैसे बच गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा ही लगता है शायद भगवान हनुमान जी की श्रद्धा और विश्वास ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर हिम्मत जुटाई और मेरी रक्षा भी की। दोस्तों, आज इस घटना को दशक बीत गया है। जब हमने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि उस राक्षस से बच पाना सच में बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ किस्मत वाले ही उससे बचकर निकल पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से शुरू कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।